हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट ऑर्बिट 07। तो यहाँ पे हम आज छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी देखने वाले हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम सामान्य परिचय देखेंगे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, हम एल एन वर्मा की बुक को कवर कर रहे हैं, तो ये उसका पहला लेक्चर है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो दिया हुआ है कि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें दिया गया है कि गठन कब हुआ था छत्तीसगढ़ का, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होकर इसको किया गया था। ठीक है, एक नए राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेंगे तो कितना है। इसका अक्षांशीय विस्तार मतलब उत्तर से दक्षिण ऐसे जो विस्तार होता है ना, उसको अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। तो ये कितना है, 1746 से लेके 24.5 उत्तरीय अक्षांश है। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो ये दाएं बाएं से होता है ऐसे। तो इसका है 80-15 से लेके 84-25 है। ठीक है, 84-25 इसका देशांतरी विस्तार है। और अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, लगभग 700 किलोमीटर है। जबकि पूर्व पश्चिम में जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 435 किलोमीटर है। ठीक है, भारत ये इसका जो छत्तीसगढ़ का टोटल भूभाग जो है ना, वो भारत के कुल भूभाग का कितना है, 4.11% है। ठीक है, और देश के कुल जनसंख्या का कितना कवर करता है, 2.11% ये जनसंख्या कवर करता है। ठीक है, याद रखना इसका जो भूभाग है वो 4.11 है और जनसंख्या जो है वो 2.11 है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जो है वो टोटल 7 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं इसमें, सॉरी, राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ जो है वो कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कि कौन कौन से राज्य है इसमें, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 7 राज्य से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम ऐसे क्लॉकवाइज देखते हैं डायरेक्शन। तो सबसे पहले कौन है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर उत्तर पूर्व में है झारखंड। ठीक है, फिर पूर्व और दक्षिण पूर्व में है हमारा उड़ीसा। ठीक है, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश। ठीक, दक्षिण में कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। फिर आते हैं दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना है। ठीक है, और फिर दक्षिण पश्चिम में ही महाराष्ट्र आता है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम इसमें जो है वो मध्य प्रदेश, मतलब ये ऐसे फैला हुआ है तो पश्चिम में भी आएगा और उत्तर पश्चिम में भी आएगा। ठीक है, उत्तर का उत्तर प्रदेश ही है। और सबसे कम सीमा कौन लगाता है, सीमा किसका कवर करता है, तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश का सबसे कम सीमा इससे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके संपदा के बारे में बताया गया है कि ये जो है वो मनोरम मतलब मनोरम राज्य है। ठीक है, मनोरम दृश्यों से भरा पूरा राज्य है ये। और यहाँ पे मैकल पर्वत, सिंहावा, रामगिरी पर्वत जैसे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, हसदो, खारून जैसी महत्वपूर्ण नदियां हैं। मतलब छत्तीसगढ़ पूरा जो है वो नैसर्गिक सौंदर्य प्रकृति से भरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे खनिज संपदा है। ठीक है, वन संपदा है, उर्वर भूमि है। ठीक है, खनिज की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, खनिज पाए जाते हैं, कोयला, बॉक्साइड, तांबा, लौह अयस्क, सीसा, टीन, डोलोमाइट, चूना पत्थर। और गरियाबंद क्षेत्र में के देखभाग जो क्षेत्र है ना गरियाबंद का, वहां पे यहाँ पे पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे खनिज का सफलतापूर्वक खनन किया जाता है। ये जो सारे हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इन सबका डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर में सारे अच्छे से डिटेल से कवर किया गया है। तो अब यहाँ हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये अगर मध्य प्रदेश है तो उसका दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा जो था ना वो छत्तीसगढ़ कहलाया। ठीक है, इसके नामकरण के बारे में कुछ प्रमाणिक स्रोत मिलते हैं। जैसे कौन कौन से स्रोत है जहाँ से हमें छत्तीसगढ़ नाम का जानकारी मिलता है। पहला है वाल्मीकि रामायण। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि कोसल जो है वो 2 क्षेत्र में बटा था, एक उत्तर कोशल और एक दक्षिण कोशल। उत्तर कोशल जो था ना, उत्तरी वाला, वो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, जबकि दक्षिण वाला जो था वो विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी हिस्सा था। और यही जो दक्षिण कोशल वाला क्षेत्र है ना वो छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये जो है राजा दशरथ की जो रानी थी कौशल्या, उनका क्षेत्र माना जाता था। ठीक है, वो यहाँ की राजकुमारी थी। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कालिदास के रघुवंशम में। कालिदास के रघुवंशम में जो कौशल वाला क्षेत्र है वो 2 भागों में बटा था, एक कौशल नाम से बटा था और एक दक्षिण कौशल के नाम से बटा हुआ था। ठीक है, जो दक्षिण कौशल था ना वही जो है वो छत्तीसगढ़ कहलाया। ठीक है, और अवध जो है उसको उत्तर कौशल कहा जाता था। ठीक है, फिर आते हैं हम
राय बहादुर हीरालाल के अनुसार, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है, और वही अपभ्रंशित होकर बाद में छत्तीसगढ़ कहलाया। और ये माना जाता है कि यहाँ पे जो चेदी वंशी राजा है ना, उनका शासन था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाँ, ये है एक गढ़ व्यवस्था के बारे में। इसकी वजह से इसको छत्तीसगढ़ कहा जाता है कि इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे, ठीक है, मतलब 36 किले थे, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है वो छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। फिर और जानकारी मिलती है हमारा रायपुर गजेटियर के अनुसार। रायपुर गजेटियर में मिलता है कि कलचुरी काल में ये जो क्षेत्र हैं, जो 36 किले हैं, वो 2 भागों में बँट गए थे, ठीक है, 18 और 18 में। तो 18 किले जो हैं वो शिवनाथ नदी के दक्षिण में हुए, जो रायपुर राज्य के अंतर्गत आए, और 18 किले जो हैं वो शिवनाथ नदी के उत्तर में हुए, जो रतनपुर क्षेत्र का कहलाए, ठीक है। तो ऐसे हुए बटे हुए थे, ठीक है। तो रतनपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले किले कौन से थे? जो उत्तर में थे, वो रतनपुर वाले किले कहलाए, ठीक है। तो इसमें कौन-कौन सा था? रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौदगढ़, कोटगढ़, नवागढ़, सोढ़ीगढ़, पनरभट्टा, फिर आता है सिमरियागढ़, मदनपुर, लाफागढ़, कोसईगढ़, ओखरगढ़, मातिमगढ़, उपरोड़ागढ़, फिर है करकहीगढ़, केंदागढ़ और पेंड्रावन। ये सारे जो है वो रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। मतलब शिवनाथ नदी के जो उत्तरी वाले हिस्से में है ना, वो वाला आता था, ठीक है। फिर आता है शिवनाथ नदी के दक्षिण वाला हिस्सा जो रायपुर के अंतर्गत आया। इसमें 18 गढ़ थे। कौन-कौन से थे ये? तो ये थे रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, सरधा, सिरसा, मोहदी, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुअरमार, टेंगनागढ़, एक एकलवार, ये सारे गढ़ थे वो रतनपुर क्षेत्र में आए, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ देते हैं कभी-कभी कि कौन सा गढ़ है वो रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसे याद रखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, इसी छत्तीसगढ़ों के आधार पर इसका नाम क्या बना? छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। फिर आगे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में जो वन संसाधन है उसका बहुत योगदान है, ठीक है। यहाँ पे आबनू, साल, सागौन, तेंदुपत्ता, साजा, खैर, बांस, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, लाख, गोंद, तिलसा तिलसा, धोरा, सरई, नरकट, ये सारे प्रकार के जो है वनोत्पाद पाए जाते हैं। इसके अलावा जीव जंतुओं के लिए भी ये वन स्वर्ग के समान ये आश्रय क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे ना खनिज पाए जाते हैं, वन संसाधन पाए जाते हैं, इन सब के वजह से मतलब पर्याप्त भंडार है, उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा विद्युत उत्पादन भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये एक उत्पादन केंद्र के रूप में कार्य करता है छत्तीसगढ़। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन सा है? कोरबा थर्मल पावर है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा उत्पादक केंद्र है, ठीक। इसके अलावा जो प्रमुख खनिज और वन आधारित उद्योग है वो कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है, कौन-कौन से हैं? जैसे सीमेंट आधारित उद्योग हो गया, लौह आधारित हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, रसायन हो गया, पेपर, हस्तशिल्प, ये सारे प्रकार के उद्योग यहाँ स्थापित हैं। कुछ इम्पोर्टेंट औद्योगिक केंद्र कौन-कौन से हैं? जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में है, ठीक है, बीएसटी बोला जाता है जिसको। फिर आता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा, जिसको बाल्को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मतलब एनएमडीसी जो बेलाडीला है वो है। फिर है जिंदल पावर एवं स्टील लिमिटेड रायगढ़ है, ये महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में जो कृषि है उसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। और यहाँ मुख्यतः क्या होता है? धान की खेती होती है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे मक्का, तिलहन, दालें, ये जो भी है इसकी भी उत्पादन होती है, लेकिन अल्प मात्रा में होती है। अच्छा, और यहाँ पे ना मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ये पाए जाते हैं जो कि उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे फसल अच्छी होती है। सिंचाई सुविधा भी है, इसकी वजह से यहाँ पे दोहरी फसल ली जाती है, ठीक। फिर आते हैं, हाँ, राज्य की संस्कृति के बारे में बताया गया है फिर इस चैप्टर में कि राज्य की संस्कृति और इतिहास जो है वो मतलब महत्वपूर्ण है यहाँ की। छत्तीसगढ़ जो है उसके बारे में जानकारी रामायण काल से महाभारत काल तक सब में मिलता है, ठीक है। और ये क्या नाम से जाना जाता था उस टाइम? कौशल, वही जो दक्षिण कौशल हमने ऊपर देखा हुआ है वही है, उसको कौशल भी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मौर्य वंश, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त वंश, नल वंश, पांडव वंश, सोमवंश,
नागवंश, मांडलोक वंश, कलचुरी वंश, इन सब के बारे में जो है इतिहास यहाँ पे प्राप्त होता है। मतलब इन सारे वंशों ने यहाँ पे शासन किया। इसके अलावा जो मराठा है, उन लोगों ने भी यहाँ पे 1732 से लेकर 1818 तक यहाँ पे शासन किया, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल आ गया था, ठीक। तो ये सारे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे जो जनजाति है उसकी एक अद्वितीय संस्कृति है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से 43 जनजातियां हैं। इसके अलावा बहुत सी और छोटी बड़ी आदिवासी समूह पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो संगीत है, इनका नृत्य है, इनका ड्रामा है, ये सब संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारी छत्तीसगढ़िया संस्कृति है उसमें इस सबका बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है, ठीक है। फिर इसमें जो, हाँ, इसमें कौन-कौन से और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हमारे संस्कृति में, पंडवानी हो गया, तीजन भाई फेमस हैं इनके लिए, ठीक है। महाभारत हो गया, राउत नाचा है, सुआ नाचा है, पंथी नृत्य है जो सतनामी समाज है उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन केंद्र है, ठीक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाती है, ठीक है। यहाँ पे जनजातीय संस्कृति है, ठीक है। धातु को ढालकर बनाई गई अद्वितीय आकृतियाँ हैं, कुरेद कर बनाई गई आकृतियाँ हैं, गुफा चित्रकारी है, ठीक है। अद्भुत किले हैं, अद्वितीय महलें हैं जो पर्यटकों को मन मोह लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम ढोकरा शिल्प को जानते हैं ना, वो इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं, ठीक है, जिनको अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, मतलब इन्हें उपाधियाँ दी जाती हैं। जैसे रायपुर जिले के अंतर्गत जो आरंग है ना, उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाती है, ठीक है। फिर खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, वो एशिया में अपने तरह का एक अलग और एक अनोखा संगीत विश्वविद्यालय है, ठीक है। फिर मैनपाट जो होता है, जो है उसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ठंडा स्थल है, ठीक है। ठंड के समय में इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, ठीक है। और जो जशपुर का लुडेंग क्षेत्र है उसको टमाटर की नगरी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टमाटर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा जशपुर का जो लोरो घाटी क्षेत्र है ना, उसे फूलों की घाटी कहा जाता है। नीचे दक्षिण क्षेत्र में देखेंगे तो जो केशकाल है ना, केशकाल की घाटी, उसमें 12 खतरनाक मोड़ है जो लगभग 5 किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा बस्तर दशहरा भी यहाँ फेमस है, जो 75 डेज तक चलता है और ये विश्व में सबसे लंबा चलने वाला दशहरा पर्व है और ये विश्व में विख्यात है, दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं, ठीक है। अब बस्तर का घोटुल ये एक ना आदिवासी युवक युवती हैं, उनके रात्रिकालीन क्लब है, मतलब वो वहाँ एकत्रित होते हैं, वहाँ उन्हें एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्लब की तरह है, ठीक। फिर नारायणपुर का जो पखांजूर है, वहाँ पे नर नारायण मेला होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बंग बंधुओं का अनोखा आयोजन होता है और ये विख्यात है बहुत, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य क्षेत्र है वो इतना अधिक प्राकृतिक दृश्य लिया हुआ है कि इसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग की संज्ञा दिया जाता है, ठीक। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रदेश में खनिज, वन संसाधन, ऊर्जा साधन, यातायात, संचार, ये सब जो पर्याप्त सुविधाएं हैं यहाँ पे मिलती हैं और इसमें बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। औद्योगिकी का भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। इस वजह से जो राज्य है वो विकासशील राज्य के रूप में उभर रहा है, इसलिए इसे उभरता हुआ प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा, जो छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना है ना, उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।